उम्मीद है ख़वातीन आप खैर खैरियत से होंगी सब। सो आखिरकार हम इस सफ़र के इख्तिताम के करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि बल्कि इख्तिताम तक पहुंच गए हैं। इसलिए कि जो अगली क्लास होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो कुछ कर रखा होगा उसके बारे में डिस्कशन होगी। सो हम आपका एक थिंकिंग लाइक अ लीडर में हम जो गुफ्तगू इंशाल्लाह अगली दफ़ा रमज़ान के बाद करेंगे। रमज़ान में आप सब लोगों को दावत है कि आप इन 8 लेक्चर्स में शरीक हों और अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको भी लेकर आएं। इन लेक्चर्स की कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मिल जाएं, तो इसमें आप लोगों ने अपना किरदार अदा करना है। तो जनाब, हम आज बात करने जा रहे हैं गोलमैन्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में जाता हूँ बिल्कुल ब्रीफली, ताकि आपको समझ आए कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इसका अगर मैं सादा सादा उर्दू तर्जुमा करूँ तो जज्बाती जहानत, ये कोई तर्जुमा ऐसा है कि मुझे खुद ही नहीं पसंद तो मैं कभी खुद भी नहीं करता, तो मैं इसको इमोशनल इंटेलिजेंस ही कहता हूँ। तो आप भी इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कह लें। अच्छा, लेकिन एक मजे की बात आपके जहन में आई कि जब इंसान जज्बाती होता है तो वो उस वक्त अपने जहन से काम जरा कम कम ही लेता है, तो दिमाग कम इस्तेमाल करता है और कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है। कौन से दुरूस हैं? ओ, अच्छा जी, अगर आप ग्रुप पे मौजूद हैं ख़वातीन तो आपको ये इल्म होगा कि आप ग्रुप चेक कर लें, उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है। अगर आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस करेंगी ना तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़ाहिर है पूरी क्लास को कैटर कर रहा होता हूँ ना, तो डायरेक्ट मैसेज करने से गुरेज करें प्लीज़। अच्छा जी, वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक। 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेनियल गोलमैन्स मॉडल हम डिस्कस करेंगे आज। मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम समझें तो क्या है कि मैं अपने इमोशंस को समझूं, मैं सामने वाले के इमोशंस को समझूं, और मैं इन दोनों इमोशंस के दरमियान जो बेहतरीन रवैया होता है वो अपनाऊं, और कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दूं। अब मैं इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ग़ज़वा हुनैन का वाक़या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंचती है कि जो अंसार हैं वो माल गनीमत की तकसीम पर खुश नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद को बुलाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आपसे दरियाफ्त फरमाते हैं कि भाई मैंने इस तरह की बातें सुनी। तो हज़रत साद फरमाते हैं कि भाई इस तरह की बातें कुछ अंसार में हो रही हैं, और तो आप सल्लल्लाहु उनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने फरमाया कि जी मेरी भी अ, मैं भी अपनी कौम का एक फर्द ही हूँ। मगर एक जगह पे वो इससे पहले ये कहते हैं कि जी ये जो गुफ्तगू है ये कुछ जज्बाती किस्म के नौजवान हैं, सब तो नहीं, वो कुछ इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं कि भाई आप अंसार को एक जगह जमा कर। और जब अंसार एक जगह जमा हो जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले जाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कुछ मुकालमा फरमाते हैं। उनको याद दिलाते हैं कि भाई आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, मेरे आने से आपके दरमियान भाईचारा हो गया, आप एक कुव्वत बन गए, अल्लाह ताला ने आपको शीरो शकर कर दिया और इतनी फतूहात अता फरमाई, तो वो तस्दीक करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप मुझसे ये कहते कि जी आपको आपकी कौम ने निकाल दिया था और हम ने आपको जगह दी, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता। और कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफहूम बयान कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट डायलॉग्स याद नहीं है। और
इसी तरह जो भी वाकयात पेश आए थे उनको उस पर्सपेक्टिव से बयान फरमाते हैं कि जिसके बारे में सोचना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल था। फिर कहते हैं कि मैं इससे इनकार नहीं करता। और फिर आखिर में फरमाते हैं कि क्या आप लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि कुरैश तो अपने साथ भेड़ बकरियां ले जाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोग अपने साथ ले जाओ। तो वो जज्बात में रो पड़ते हैं और इतना रोते हैं कि उनकी दाढ़ियां जो है ना वो आंसुओं से तर हो जाती हैं। और आप सोचें कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ उम्रे पे था तो उसने एक बड़ी प्यारी बात की, उसको मैंने यही वाकया सुनाया। तो उसने कहा कि और अंसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए अपने साथ ले गए। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं उसको निकाल, बल्कि नहीं निकालना मुश्किल होगा, चैनल यहाँ चलता नहीं है। तो हजरत काका एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि मुझे कोई ऐसी बात बता दें कि जिससे मेरा जन्नत में जाने का इश्तियाक बढ़ जाए। तो उन्होंने फरमाया फीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। आप सोचें कि ये जगह, ये बात तो मदीना के लिए भी ऐसे ही है ना, कि जब हम वहां जाते हैं तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब महसूस होता है। तो जनाब ये है इमोशनल इंटेलिजेंस और उसकी एग्जाम्पल। तो पहली चीज, अच्छा मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था और मैं दूसरी तरफ निकल आया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको डेनियल गोलमैन ने जो है वो दरियाफ्त किया। इस पे बहुत पहले से काम हो रहा था। ही वॉज द पर्सन जो उसको साइंटिफिक जरीदों में से निकाल कर मेन स्ट्रीम में लेकर आया। उसने किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस, और बड़ी मशहूर हो गई और लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत समझ आया, पसंद आया, और बड़ा पॉपुलर हो गया। उसकी वजह यह है कि उसने कुछ दावे किए थे, वो ये थे कि जी आपका जो आईक्यू होता है, यानी आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, जो आपका जर्नल इंटेलिजेंस कोशेंट है, उसके मुकाबले में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपकी तरक्की को, आपके आगे बढ़ने को ज्यादा प्रिडिक्ट करती है। मेरा गालिब गुमान यह है कि एक लेवल के बाद आप जितने भी ज्यादा इंटेलिजेंट हों, मगर अगर आपके अंदर हुए दिल नवाजी ना हो, अगर आपके अंदर हमदर्दी ना हो, अगर आपके अंदर दूसरों को समझने का की सलाहियत ना हो, और उसके हिसाब से अपने ऊपर इतना कंट्रोल ना हो कि आप माहौल के मुताबिक बेहतरीन तर्ज अमल इख्तियार कर सकें, तो आप एक लेवल तक चले जाते हैं। मगर अगर आप इवन आगे भी बढ़ जाएं, क्योंकि क्लोज माइंडसेट के साथ बंदा तरक्की कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, स्पेशली जहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं, तो जो अक्लमंद होता है उसको समझ आ जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स को पूरा करना है, तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और अगर बिहेवियर और 360 डिग्री फीडबैक एक चीज़ होती है जिसमें आप हर एक से पूछ रहे होते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है आपके साथ, तो अगर वो ना हो किसी जगह पे, जो कि आमतौर से हमारे यहाँ तो नहीं होता, तो उसके लिए आगे बढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिस्टम समझना है, सिस्टम को प्ले करना है, और आप आगे चलते चले जाते हैं। मगर आप लीडर बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो लोग आपके अंडर में हैं, जो लोग आपके कुलीग्स हैं, उनका आप जीना हराम करते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती है वो सेल्फ अवेयरनेस है। यहाँ थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करूंगा कि आपको याद होगा हमने शुरू में कुछ एनालिसिस किए थे। हमने आपसे ये डिस्कशन की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें
किस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने हमें कैसा बनाया। याद है आपको? और फिर हमने कुछ पर्सनालिटी एनालिसिस किया था। आपका 16 पर्सनालिटीज क्या था, हमने देखा था कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या थी। उन स्ट्रेंथ्स के अंदर 24 स्ट्रेंथ्स में आपको अपनी टॉप मोस्ट स्ट्रेंथ्स पता चल गई, आपको पता चल गया कि आपने किन एरियाज पे काम करना है। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपने इन एरियाज पे काम करने के बारे में मालूमात किस तरह हासिल करनी है, किस तरह आपने अपने लिए एक लाहे अमल बनाना है कि ये जो वीकनेसेस हैं इनको दूर किया जा सके और अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया जा सके। ये थे। हमने माइंडसेट्स पे बात की थी, हमने मेटा प्रोग्राम्स पे बात की थी। ये वो सारी हैं जो आपको अपने बारे में पता चल रही हैं, जो आपको बता रही हैं कि एक इंसान की सोच किस तरह डिफाइन होती है, किस तरह डिटरमिन होती है। तो जब आपको ये सारी बातें पता चलती हैं तो अब आपको अपने बारे में पता है। आपको ये सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूं फॉर एग्जाम्पल, तो जब मैं पब्लिक में जाऊंगा तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो सकती है। अगर मेरे काम के लिए ज़रूरी है कि मुझे लोगों से मिलना है तो मैं लोगों से मिलूंगा और उसके बाद जाके किसी कोने में बैठ के या तन्हाई में बैठ के अपने आप को रिचार्ज करूंगा। तो सेल्फ अवेयरनेस हमें ये बताती है कि हम किस अंदाज में काम करते हैं, हमारे काम करने के तौर तरीके क्या हैं, हमारा सोचने का अंदाज क्या है, हम किस किस्म की शख्सियत हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। ये सब बातें हमें पता चल जाती हैं। जब हमें ये सारी बातें पता हो तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालना। फिर दूसरी बात ये है कि एक और कुछ एक्सरसाइज होती हैं छोटी छोटी सी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करने की। मिसाल के तौर पे आप में से कोई अगर ड्राइव करता है और कराची में ड्राइव करता है तो अक्सर उस रहे हैं लोग सिग्नल पे नहीं रुकते हैं और सड़कें टूटी हुई हैं एंड एवरीथिंग अराउंड दैट। तो मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इमेजिन करता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एनएलपी की बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इट इज एन आर्ट ऑफ बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आप कम्युनिकेशन से मतलूबा नतायज किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि जी मैं इमेजिन करता हूँ कि और उसके बाद मैं नीचे झुक के अपने आप को देखता हूँ कि वो हो गुस्सा आ रहा है आपको। तो जैसे ही आप अपने आप को एक थर्ड वेंटेज पॉइंट से ऑब्जर्व करने लगते हैं तो आपको ये ख्याल आ जाता है कि नहीं भाई ये एटीट्यूड जो है ठीक नहीं है और आपको अपने आप को ठंडा करना चाहिए। अच्छा, अब उसको ठंडा करने का क्या तरीका है, ये भी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलें जी, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी। 1 5 6। आप में हर एक कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गए हो। कभी आप बस प्लेजेंट फील करते हैं और कभी आप स्लाइटली डाउन फील करते हैं समवेयर। गमगीन और थोड़े से गमगीन के दरमियान में भी कोई जगह होगी और बहुत खुश और बस प्लेजेंट होने के दरमियान में भी कोई जगह होगी।
ठीक है। तो ये 6 विंटेज पॉइंट्स हो गए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जरा उस लम्हे को याद कर लें जब आप बहुत इस तरीके से खुश थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे लम्हात जिंदगी में कोई 10-20 दफा ही आते हैं, रोज नहीं होता ऐसा। कभी ऐसा जब आप सिंपली प्लेजेंट महसूस कर रहे हो, आप क्लास ले रहे हैं, अगर आपको मजा आ रहा है तो आप थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे होंगे। के दरमियान की कोई जगह होगी जब आप थोड़े ज्यादा खुश होंगे। फिर हो सकता है कि आप कभी थोड़ा सा डाउन महसूस करें, थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, बंदा खामखा सोने के भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी होता है कि वो वाकई में गमगीन है, उसको चोट लग गई है, कोई दुख हो गया है, कोई बीमारी आ गई है, किसी का इंतकाल हो गया है। और कभी किसी बहुत ही करीबी की डेथ हो जाती है या कोई और हादसा हो जाता है जिंदगी में, तो बहुत सैड महसूस करता है इंसान। तो इस तरह कैफियत से भी गुजरे होंगे यकीनन। इतनी लंबी जिंदगी में तो 2-4 दफा ऐसे मौके आते ही हैं। अब सब आपने ये सोचना है कि ऐसी कौन सी 5 एक्टिविटीज हैं जो करने में आपको मजा आता है। अपनी अपनी लिस्ट आप खुद बना सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मुझे पढ़ने में मजा आता है, मुझे लिखने में मजा आता है, मुझे किसी के साथ वन ऑन वन डिस्कशन करने में मजा आता है। जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, वन ऑन वन अपने सेशंस ले रहा होता हूँ, आई एम एंजॉयिंग इट। स्पेशली अगर वाला जो है वो थोड़ा एक्टिव हो और अ, थोड़ा प्रोग्रेसिव हो और कहते हैं ना अच्छा खेलने वाला हो। तो कुकिंग मुझे अच्छी लगती है अगर गर्मी ना हो स्पेशली। तो इस तरह के और बहुत सारे काम हैं। खाने पीने में मुझे मजा आता है। सो आप, मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग कम से कम 4-5 चीजें तो लिख लेना ऐसी। तो 1 मिनट है आपके पास। जनाब, तो आपने 5 एक्टिविटीज लिख ली होंगी उम्मीद है। अब करना यह है कि जब भी आप अपने आप को पॉइंट नंबर 4 पे महसूस करें, 5 पे महसूस करें, अल्लाह ना करे कभी 6 पे महसूस करें, तो आपने इन से कोई से 3 काम करना शुरू कर देने। और टेक्निकली होना ये चाहिए कि दिन में इन 5 कामों को स्प्रिंकल होना चाहिए। बात ये है कि फॉर एग्जांपल रीडिंग आपने मॉर्निंग कर ली, ठीक है। अगर आपने अच्छा, इसके लिए मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि भाई आपने अपने दिन को स्केड्यूल करना है नमाजों के औकात के इर्द गिर्द। तो फजर के बाद आपने एक काम कर लिया, जोहर के बाद आपने एक काम कर लिया, असर के बाद आपने एक काम कर लिया, मगरिब के बाद आपने एक काम कर लिया, और इशा के बाद आपने एक काम कर लिया। तो इस तरह 5 काम ऐसे हो गए जो कि आप 10-10 मिनट भी अगर कर लें, 5-5 मिनट भी कर लें, अगर 10 मिनट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपका एक सिस्टम बन जाएगा स्ट्रेस को मैनेज करने का। आपकी रिजिलियंस में और स्ट्रेस मैनेजमेंट की कैपेसिटी में इजाफा हो जाएगा, और आप इस तरह अपने आप को रेगुलेट कर सकेंगे। तो कुछ चीज़ें और हैं जो जिसका आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। उसमें से एक तो ये है कि भाई गुस्से में कभी जवाब ना दें। अच्छा, कभी ऐसा होता है हम तो ऑफिस में होते हैं, बड़ा गुस्सा आता है किसी बात के ऊपर, और हम ये करते हैं कि ईमेल फॉर एग्जांपल अगर करनी है किसी को जवाब में, तो लिख के रख ली और थोड़ा आपने ठंडा होने का इंतजार किया। लिखने के दौरान वो गुबार जो था वो भी निकल गया, एंड देन यू डिलीट। जब आप दोबारा उसको देखते हैं आधे पौने घंटे बाद, तो आप उसको देखते हैं कि यार इसमें से ये जुमले नामुनासिब हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, उनको नहीं भेजा, मिटा दिया। इसी तरह से अभी बताता हूँ डॉक्टर शादी। इसी तरह से कभी मैसेज का जवाब गुस्से में ना दें, लिख के रख लें या रिकॉर्ड करके रख लें, सेंड नहीं करें। और बाद में उसको दोबारा सुने तो आपको लगेगा कि इसमें से यार ये वाली चीज़ें जो है ना गैर ज़रूरी हैं, ये अगर मैं ना भी करूँ तो कोई हर्ज नहीं है, खामखा बात बढ़ेगी। तो वो वाला काम जो है ना, उसको डिले किया जा सकता है।
इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको किसी की ड्राइविंग के ऊपर, किसी और चीज के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, तो इसमें से पहली चीज तो सोचने वाली ये, देखें अभी रमजान आएंगे ना, मैं और आप तो गाड़ी में जा रहे होंगे, गाड़ी में एसी चल रहा होगा, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, वो जो सामने बाइक वाला जा रहा है ना, वो धुआं भी बर्दाश्त कर रहा है, मट्टी भी बर्दाश्त कर रहा है, उसके लिए उसको धूप भी डायरेक्ट पड़ रही है, उसको जाहिर है वो एक वल्नरेबल सिचुएशन में है, उसको किसी से टच हो गया वो, तो उसको चोट भी लगेगी, हो सकता है पहले लग भी चुकी हो। तो उसके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस चल रही होती हैं, तो उसका मिजाज ऑब्वियसली ज्यादा गर्म है और वो यही चाहता है कि मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। तो अगर मेरे अंदर ये एहसास हो जाए ना कि जिस किस्म की लग्जरी में मैं सफर कर रहा हूँ वो उस लग्जरी में सफर नहीं कर रहा है, तो मैं खुद ही थोड़ा सा, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आने के बजाय उससे हमदर्दी महसूस होगी, या मैं एटलीस्ट महसूस करूंगा कि यार ये इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं गुजारा जिस तरह मैं एसी वाली में गाड़ी में बैठ के गुजारा हूं। तो मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं आएगा, ऑल्दो कभी कभी बहुत ही गलत सलत हरकतें कर जाते हैं, मगर ये कि आपको थोड़ा सा ठंड महसूस होगी। दूसरे ये कि एक और छोटी एक्सरसाइज है, एक तो ये लंबी वाली मैंने आपको बता दी, मैं एक चीज लेकर आता हूँ आपको, उससे दिखाता हूँ। तो जनाब ये एक रेगुलेटर का स्विच है, इस पे इसी तरह, इस पे तो 5 नंबर लिखे हुए हैं, आप 6 वाला बना लीजिएगा, ठीक है। तो जब आपको गुस्सा महसूस हो, तो आपको लगेगा कि ये आपका जो है वो चौथे नंबर पे है या 5वें नंबर पे है, या एक छठा होना चाहिए, छठे नंबर पे है, तो आप उसको अपने दिमाग में अपना रेगुलेटर समझ के 4 से 3 पे ले जाएं, 5 से 3 पे ले जाएं, या 2 पे ले जाएं, घूम के दोबारा वो 3 पे आ जाएगा। तो इस तरह ये अगेन इट्स ऑल योर इमेजिनेशन, कि जी मैं बहुत गुस्से में था और अब मैं थोड़ा ठंड में आ गया हूँ। अच्छा, अजान हो रही है, अजान का वेट कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट दे दें मुझे। तो इस तरह का रेगुलेटर आप अपने लिए तस्वुर कर सकते हैं, 6 नंबरों वाला। अब आपको ये तो पता है जनाब कि जी 6 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे क्या है, 3 पे क्या है। आपको तो 1 पे आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जनरली आप 2 और 3 के बीच में आपको कहीं रहना चाहिए, कि आप प्लेजेंट हो या थोड़े ज्यादा खुश हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप सिंपली अपने दिमाग में इमेजिन करें कि जी एक रेगुलेटर है और इसको मैंने घुमा दिया है, और ये अब पहले मैं 5वें नंबर पे थी और अब मैं तीसरे नंबर पे आ गई, सो आई एम अ बिट हैप्पियर। ये भी एक इमेजिनिंग, सॉरी इमेजिन करने की एक्सरसाइज है। और जब आप ये तसव्वुर करेंगे तो आप 2-3 दफा करके देखिएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। अच्छा, इन द लॉन्ग रन जितना आप मुताला करते जाते हैं, जितना आपके जहन में दुनिया की बेसबाती रासिख होती जाती है, जितना आपका मकसद बड़ा होता चला जाता है, आपको छोटी छोटी बातें मैटर करना कम हो जाती हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, आज ही तो मैंने वो आयत पढ़ी है, एक सेकेंड।
एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं निकाल लूं। कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत है कि आप इन लोगों के लिए नर्म हैं। अगर आप सख्त होते, तुंद मिजाज होते, तो वो आपके गिर्द से हट जाते, छट जाते। तो आपको क्या करना चाहिए? फाफु अन्हुम, दरगुजर फरमाइए, इनके लिए इस्तगफार फरमाइए, और इनसे मामलात के अंदर मशवरा लिया कीजिए। अब आप सोचें कि कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, तो हमारे और हमारे साथियों के दरमियान कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। कभी कोई ऐसा काम कर देता है कि आपको दुख होता है कि यार इसने ऐसा काम किया मेरे साथ। जूनियर ही हो, आपकी टीम का मेंबर हो, और उसने कोई इस तरह का काम कर दिया कि जो काम आपको अच्छा नहीं लगा। अल्लाह ताला क्या हिदायत फरमा रहे हैं? दरगुजर कर दें, उनके लिए दुआ करें, इस्तगफार करें। काम जो उसने किया था वो गलत किया था, ठीक नहीं किया था, आपको बुरा लगा, तकलीफ हुई। मगर मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपने उस साथी के बारे में जरा अल्लाह ताला से सिफारिश तो करके देखें ना, कि अल्लाह इसकी गलती को माफ कर दे, आपके अपने दिल में एक नरमी और ठंडक उतरेगी। और फिर उनसे एडवाइस भी लें अपने मामलात के अंदर, यानी एक ताल्लुक भी कायम करें दोबारा, ये सारा कुछ करने के बाद। तो आपको खुद अंदाजा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक अंदाज बता रहे हैं कि अपनी शख्सियत में गहराई कैसे पैदा हो जाएगी, आपके अंदर वसअत कैसे आएगी। जो लीडरशिप की पोजीशन होती है ना, इसके अंदर आपको बहुत बड़ा जिगर रखना पड़ता है। आपको लोगों की गलतियों से दरगुजर करना पड़ता है, उनको माफ करना पड़ता है, दिल में फांस लेके नहीं फिर सकते आप, क्योंकि फिर आप लीडर नहीं बन सकते। बिकॉज आप जब आपको मौका मिलेगा, आप जो है ना वो उसके साथ जाती करेंगे या कुछ भी गड़बड़ करेंगे, या बदला लेंगे, बातें सुनाएंगे, जो भी करेंगे। तो इस तरह आप लीड नहीं कर सकते। तो जब अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ बंदे का ताल्लुक जुड़ जाता है ना, तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। तो फिर इसके लिए बहुत की सारी बाकी चीजें बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, फिर वो मैटर नहीं करती इतना ज्यादा। तो एक तो लॉन्ग टर्म ये है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जुड़ता चला जाए, तो उसके लिए फिर मखलूक की तरफ से मिलने वाली जो ईजा है, उसकी बॉदरेशन ही उसको खत्म हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म सेल्फ रेगुलेशन का तरीकाकार ये है कि अपनी ज़ात में गहराई पैदा की जाए। जिसकी ज़ात में गहराई कम होती है, वो छोटी छोटी बातों पे शोर मचाता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, वो कहता है जी ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया और तुम यहाँ से क्यों आ गए, तुम वहां से क्यों नहीं आए, तुमने ऐसे क्यों किया। मैं आज ही पढ़ा था कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आपने कभी मुझसे सवाल नहीं किया कि तुमने फला काम क्यों किया और फला काम क्यों नहीं किया। हम कर सकते हैं ऐसा? 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे थे वो। बल्कि एक वाकया ये लिखा हुआ था, मेरा किताब पढ़ा था मीटिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर सुलेमान की, सुबह। तो कि एक जगह किसी काम से भेजा हजरत अनस को, तो वो बच्चे थे, और बीच में उन्होंने दूसरे बच्चों को खेलते देखा तो वहीं लग गए वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकल आए शायद उस काम के लिए। तो पकड़ कर उनको पूछा कि भाई तुम्हें किस काम से भेजा, तो तुमने कर दिया। अब देखिए सवाल क्या किया, सवाल ये किया कि तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने कर लिया, ये जहां भेजा था वहां चले गए। तो कहा मैं भूल गया था, मैं अभी जाता हूँ। कुछ भी नहीं कहा।
तो बड़ा जिगर चाहिए लोगों को लीड करने के लिए। हजरत सलमान फारसी का गालिबन रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है कि ये किसी और का वाकया मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी ने उनको निशानी बताई थी कि जी वो ऐसे होंगे कि जितना उनको तकलीफ दी जाएगी उनका ज़र्फ उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हमें तो आप सल्लल्लाहु की जात का आईना बनना है ना। तो इस नियत से सीरत को पढ़ेंगे यार, ये वाले औसाफ, ये वाले तौर तरीके मेरे अंदर आ जाएं। अच्छा, एक और बात बड़ी जबरदस्त है इसके अंदर। मैं आज सोचता हुआ आ रहा था, मैंने ये आयत पढ़ी, मैं पहली दफा गौर कर रहा था इसके ऊपर, शायद आज मुझे इसकी जरूरत थी थोड़ी सी, कि एक शख्स है, वो सच बोलता है, बड़ा अमानतदार है, जबान का सख्त है, लीडर नहीं बन सकेगा, लोगों को किसी तरफ लेके नहीं जा सकेगा। कुरान कह रहा है कि अगर आप तंगदिल होते, सख्त होते, लोग छट जाते हैं आपके पास से। बाकी सारी क्वालिटीज अपनी जगह पे वहीं की वहीं है, और सादिक और अमीन तो पहले से भी थे। सो हो सकता है आप, बाज लोग कहते हैं जी मैं जबान का बड़ा सख्त हूं, मैं साफ और सीधी बात करता हूँ। अरे बाबा, फिरौन के पास हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला भेज रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि जी आप नरम बात कीजिएगा उससे। आप साफ और सीधी बात करते हैं। अच्छा, साफ और सीधी बात करने से मुराद ये नहीं है हरगिज भी कि जी आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दें। आप हिकमत से बात कर सकते हैं। वैसे तो कुरान कहता है कि जी अपने बारे में, कि तुम्हारी जो बात होती है वो सीधी बात होनी चाहिए, मगर साथ ही हिकमत का तकाजा भी करता है मैं अपने बारे में सच बोलूं, लेकिन दूसरे से ऐसे बात करूं कि उसके लिए डाइजेस्टेबल हो। तो ये हिकमत है। तो जनाब, पहली चीज हो गई सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको अपने बारे में इल्म हो, अपनी कमजोरियों का पता हो, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता हो, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें हमेशा। दूसरी चीज ये है कि आप दूसरों को समझ सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, क्या उनकी ख्वाहिशात हैं, क्या उनकी इनसिक्योरिटीज हैं, किस जगह पे वो भी मान जाएंगे और आप भी मान जाएंगे, और किस तरह विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो सोशल स्किल्स बहुत जरूरी हैं कि सामने वाले के मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन को टेलर किया जाए। अब ये कैसे होगा? जो चीजें आपने अपने बारे में पढ़ी हैं, आपने पढ़ा जी आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, आपने पढ़ा कि जी आपका माइंडसेट कैसा है, आपने पढ़ा कि जी आपके मेटा प्रोग्राम्स किस तरह काम करते हैं, ये चीजें आप दूसरे के ऊपर भी असेस कर सकते हैं कि भाई इसकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर ये एक्सट्रोवर्ट है तो इससे कैसे बात करनी है, अगर ये इंट्रोवर्ट है तो इससे कैसे बात करनी है, अगर ये डिटेल ओरिएंटेड है तो इससे कैसे बात करनी है, अगर ये ग्लोबल थिंकर है तो इससे कैसे बात करनी है, अगर ये टुवर्ड्स मेंटालिटी रखता है, मोटिवेशन रखता है तो कैसे बात करनी है, और अगर अवे फ्रॉम रखता है तो कैसे बात करनी है। तो जब आप अपने आप को समझेंगे और दूसरे को समझेंगे और माहौल को समझेंगे, तो आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली टेलर कर सकेंगे। इससे कहानियों में बात करनी है या इससे नंबर्स की फॉर्म में बात करनी है। तो सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को मैनेज कर सकें। सेल्फ रेगुलेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग अदर्स। अच्छा, इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीजें देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो ना, तो उसको जरा ऑब्जर्व करें।
आप देखें कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है आपसे। सो एट टाइम्स वो आपको, आप बात कर रहे हैं और उसका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो वहां पे आपने ये नहीं कि आप एक ही आवाज के साथ ड्रोनिंग करते चले जाएं, आपने वहां रुक कर मौजू को इधर उधर करके या उससे कोई सवाल करके उसको इंगेज करना है। आमतौर से आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, तो बहुत लंबी गुफ्तगू लोग पसंद नहीं करते। तो कोशिश करें कि मुख्तसर और जामे बात करें। वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि बेहतरीन कलाम वो है जो कि जामे हो और कम हो। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन को समझ लेते हैं। एम्पैथी ये है कि जनाब हम दूसरे का एहसास कर लें। इसका एक तरीका मैं नॉर्मली लोगों को ये बताता हूँ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की एक एक्सरसाइज होती है एनएलपी के अंदर। अच्छा, ये व्हील तो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, इसको भी कर लेते हैं डिस्कस। वो एक्सरसाइज ये होती है कि हम कहते हैं जी, मैं अपना पर्सपेक्टिव तो जानता ही हूं ना, ये फर्स्ट पर्सन है, सॉरी। मैं दुनिया को कैसे देख रहा हूँ, फिर किसी दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव कि वो दुनिया को कैसे देख रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। आपको कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा उसकी खाल में, उसकी नज़र से दुनिया को देखना पड़ेगा। अगर आप वन ऑन वन किसी के साथ रह रहे हैं या आपकी घर के अंदर फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ज़रा एक दिन उसकी नज़र से भी तो गुजार के देखें ना। ये तो देखें कि वो दुनिया को कैसे देखता है, उसकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो किन चीज़ों से डर रहा है, उसको किन चीज़ों पे भरोसा है, क्या चाहता है। फिर अगेन ये सोचे कि विन विन क्या हो सकता है। फिर एक तीसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप इस सिचुएशन को ऊपर से देखें, एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ये क्या वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इसके अंदर सही क्या है गलत क्या है। और मैं नॉर्मली कहता हूँ जनाब, अच्छा यहाँ पे एनएलपी ख़त्म हो जाती है, मगर मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है कि जी एक चौथा पर्सपेक्टिव भी आपके पास होना चाहिए। और वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि जी अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं। तो बाज़ जगहों पे आप ठीक होते हैं और सामने वाला भी गलत नहीं होता, मगर आपको झुक जाने का हुक्म होता है या आपको रिकनसाइल करने का हुक्म है। भाई के साथ लड़ाई हो तो कुछ देर दिला के मामला खत्म कर लें, झुकता हुआ तोल दें। वालिदैन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उनको एहतराम इज्जत से रखें। मैं ये हरगिज भी नहीं कह रहा कि आप शरण जो है वो उनकी वो बात मान लें जो कि वो जायज़ नहीं है, लेकिन ये कि ख्याल कर लें भाई, जो ख़वातीन शादीशुदा हैं, मियाँ के साथ कोई चपकलश है तो उसको बड़ा मान लें, अल्लाह ने बड़ा बनवाया उसको। तो ये चीज़ है कि अल्लाह क्या कह रहा है इस डिस्कोर्स के अंदर, इस डिस्कशन के अंदर या इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी हमने ये बात शायद की थी, मुझे लग रहा है। अच्छा, उसके बाद लास्ट चीज़ है मोटिवेशन। मगर उससे पहले एक और छोटा सा काम कर लेते हैं। डेनियल पिंक, डेनियल पिंक साहब ने एक बड़ी अच्छी सी किताब लिखी थी, उसका नाम था ड्राइव, व्हाट मोटिवेट्स पीपल। तो वो तीन चीज़ों का जिक्र करते हैं। एक तो एक्सटर्नल मोटिवेटर होता है कि जी अ, मैं आपको बहुत सारे किसी काम करने के पैसे दे दूं, आपकी बहुत सारी तारीफ कर दूं, और तो आप खुशी खुशी वो काम कर लेंगे। ठीक है। एक इंटरनल मोटिवेटर होता है, मुझे आप पैसे ना भी दें तो भी मैं खुशी खुशी पढ़ाता रहूंगा, कोई मसला नहीं।
दे तो अच्छी बात है। तो वो काम जो आप बगैर पैसों के भी करें, आपको याद होगा आपने एक ही गाय वाला एक कॉन्सेप्ट किया था ना। ओहो, तस्वीर अच्छी नहीं है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो डेनियल एच पिंक साहब ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ड्राइव। उसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास कहीं ये तीन चीजें जमा हो जाएं काम में, तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होने का फायदा ये है कि आपको फिर बाहर से किसी को फूंक मार के आपके अंदर आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी आग अंदर खुद ब खुद जलती है। सो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये तहैया कर लिया था कि जी मैंने आपको पढ़ाना है, तो क्लास में दो खवातीन आती या पांच खवातीन आती या एक ही आ जाती खातून, मैं तब भी ये काम खत्म करना था, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप जवाब दें ना दें, किसी बात को आगे पहुंचाएं ना पहुंचाएं, फीडबैक दें ना दें, अगर सामने वाला बंदा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है ना, तो वो उतना ज्यादा कोई बॉदर नहीं करेगा। हाँ, अच्छा लगता है कि अगर फीडबैक मिल जाता है आपको, ना मिले तो भी वो काम करता रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सेशन वेशन करने जाते हैं, पता चलता है जी वहाँ पांच बंदे बैठे हैं, आप इतनी दूर से गए हैं, ये सामने वाली पब्लिक। एक दफा मुझे एक स्कूल में बुलाया, मुझे लगा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ उनके सर के दूर से ऊपर से गुजरी, वो बहुत छोटे बच्चे थे। 9-10 के बच्चों के साथ आप करियर काउंसलिंग की बातें करें तो एक लेवल तक ही उनको समझ में आती। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो उसी तरीके से जो काम आप कर रहे हैं, अगर आपके सामने पर्पस क्लियर है, आप उस काम में बेहतर होते चले जा रहे हैं, और आपको थोड़ी सी फ्रीडम हासिल है कि वो काम आप किस अंदाज में करें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास माशाल्लाह, आप में से जो लोग फाजिल हो चुकी हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस ज़रूर डेवलप करें। चार बंदे ऐसे हों जो आपकी बात सुनते हो और आपसे आपसे इंस्पिरेशन लेते हो। भैया आप अपने से जूनियर्स को तो सिखा सकती हैं ना, कोई मसला तो नहीं है। तो एक तो आपके पास पर्पस होना चाहिए कि जी मेरा मकसद जिंदगी का, हमने शुरू में तय कर लिया था भाई कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें बनाया ही इबादत के लिए है, तो हमारी जो तख्लीक है उसका मकसद इबादत है। अब हमने ये देखना है कि जी फ़राइज़ अदा कर लिए, तो अब बाकी नवाफिल वाली इबादत किस तरह करेंगे, सदका देंगे, तबलीग करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। फिर जो काम मैं कर रहा हूँ उसके अंदर जो एंसिलरी स्किल्स हैं उनको मैं इम्प्रूव करता चला जाऊँ। मैं अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करूँ, मैं अपनी रिटन कम्युनिकेशन बेहतर करूँ, मैं अपनी रीच इम्प्रूव करूँ, मैं लोगों से जाके मिलूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं बेहतर से बेहतर होता चल जाऊँ। और अगर मेरे पास अपनी एक ऑडियंस होगी, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई मुझे बुला रहा है नहीं बुला रहा, कोई मेरी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, मैं अपनी ऑडियंस को सुनाता रहूँ। तो पर्पस, मास्टरी और ऑटोनॉमी, ये तीन चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं। अच्छा, और एक और बड़े मजे की चीज है, इस चीज को हम कहते हैं इमोशनल व्हील। तो आप देखें, अगर आप हर बात में कहते हैं जी मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, आई फेल्ट एंग्री, तो गुस्सा एक एक्सट्रीम लेवल की चीज है ना। अगर आप उसकी जगह कोई थोड़ा नरम सा लफ्ज इस्तेमाल कर लें, आप कहें यार आई गॉट डिसअपॉइंटेड, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने इस तरह का काम किया, तो ये आपकी अपनी इमोशनल विकैबलरी जैसे ही बढ़ती चली जाएगी। ये तो अंग्रेजी में है, उर्दू के अल्फाज भी ऐसे यकीनन होते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं, और ऐसे होते हैं जो नरम होते हैं। यार मुझे अच्छा नहीं लगा आपने ये कहा। अब अगर आप कहेंगे हर बात पे गुस्सा आ रहा है, तो वो एक गुस्से वाली जो कैफियत है वही तारी रहेगी आपके ऊपर। तो अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को एक्सटेंड करें, उसको बढ़ाएं। और उसका फायदा क्या होगा कि आप जब अपने इमोशंस को पिन पॉइंट कर सकेंगे ना, तो उसका फायदा ये होगा कि आप अपने इमोशंस को क्योंकि नेम कर रहे होंगे, तो आप उसको सही तरीके से कैलिब्रेट कर पाएंगे कि जी मुझे इस वक्त ऐसा ही फील करना चाहिए। सो ये है जनाब आज की कार्रवाई।
अगर आपके पास कोई सवाल है तो कर लें, मैं चैट बॉक्स में मुंतज़र हूँ। और अगर नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मिलेंगे। रमज़ान में अगेन आपको दावत आम है, इस दावत को खुद भी कबूल करें और दूसरों को भी पहुंचाएं। मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दी। अच्छा जी, देखिए यकसानियत आपकी ज़िंदगी में क्यों आ रही है, ये आपने सोचना है कि आपने उसके अंदर तनव्वुर क्यों नहीं पैदा किया हुआ। अगर आप एक ही किस्म की किताबें पढ़ी जा रही हैं तो आपने ज़ाहिर है बोर हो जाना है। तो थोड़ा सा अपने आप को एक्सपैंड, ये इमोशनल व्हील आपको मिल जाएगा जनाब सफ़िया साहिबा। ये आपको इंशाल्लाह आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है, वहां से जाके इसको पिक कर लीजिएगा। इवन आप गूगल पे इमोशनल व्हील लिख कर सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, बहुत सारे नजर आ जाएंगे, एक भी नहीं। तो यकसानियत आपने खुद पैदा की है ना भाई। अगर मैं, अच्छा मैं नॉर्मली एक वक्त में कुछ 5-6 मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं कभी पढ़ने से बोर नहीं होता। मुझे एक किस्म की किताब से थकन होती है, मैं दूसरी उठा लेता हूँ, दूसरी से थकन होती है, तीसरी उठा लेता हूँ। तो इसी तरह आपके पास भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि आप कर सकते हैं। अभी हमने 5 एक्टिविटीज़ की बात की थी, आपके पास 5 से 10 हो सकती है। नया भी कुछ कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, आर्ट में कुछ कर सकते हैं। ऑरिगेमी एक बड़े मज़े की आर्ट होती है जिसमें कागज़ से आप कश्ती वश्ती बनाते हैं, वो कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सोचें कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करके आपको मज़ा भी आएगा और आपको फ़ायदा भी होगा। कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो जी, नर्म होने की सूरत में लोग सीरियस नहीं लेते। अच्छा देखिए, एक बात और मैं आपको बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मोमिन होता है ना, वो नर्म खू होता है। अच्छा, अब हमारे पास रोजाना ना एक चॉइस होती है। वो चॉइस ये होती है कि मैं अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार लूं, या मैं उस तरह जिंदगी गुजार लूं जिस तरह माशरा मुझे कह रहा है। अगर आप अपनी मर्जी से या माशरे की मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे तो उसके नतायज वही होंगे जो होने चाहिए। फिर बाद में आपको शिकायत होगी कि जी मेरे साथ तो अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो जाहिर है वो कहेंगे भाई मर्जी आपने अपनी उस वक्त कर ली थी, अब हम हमारी मर्जी चलेगी। तो ये फैसला आपने करना है। जिंदगी में आपको बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने के मौके मिलेंगे, उसके ऊपर आपने जाना है या नहीं जाना। जब आप एक सिग्नल पे खड़े होते हैं तो आपके पास ये वक्त रास्ता होता है कि जी मैं इसको क्रॉस करके रेड लाइट को दूसरों की जिंदगी खतरे में डालूंगा या मैं कानून का एहतराम करूंगा। और वो चॉइस हम ले लेते हैं। जो हमारी छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं वही हमारी डेस्टिनी बन जाती है। क्योंकि हम एक दफ़ा एक कानून तोड़ते हैं, दूसरी दफ़ा हमारे दूसरा कानून तोड़ना भी आसान हो जाता है। हम एक झूठ बोलते हैं, दूसरा झूठ बोलना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हम ज़िंदगी उस अंदाज में गुजारेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम फरमाई है, या हम उस अंदाज में गुजारेंगे जिस तरह माशरा में डिमांड कर रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नर्म होने से कोई मेरे ऊपर चढ़ाई कर दे, ठीक है कर दे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या लेके चला जाएगा मुझसे। तो ये वाली बात है। अच्छा जी, अब सवाल एक और ये है कि हमारे लिए करने वाला काम क्या है, इसको गौर से सुन लें, रिकॉर्डिंग में जाके दोबारा सुन लीजिएगा। कि आपने एक छोटे से पेज के ऊपर ये लिखना है कि इस कोर्स की 11 क्लासों के दौरान आपने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या तब्दीलियाँ की। और हम आखिरी जो क्लास होगी ना, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वाली क्लास होगी, यानी हाउ लीडर्स थिंक, हम सिस्टम बनाएँगे। मोटिवेशन की बात मैंने कर ली, मैं मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा फॉन्ड नहीं हूँ या फ़ैन नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि इंसान को एक सिस्टम बना के उसके ऊपर चलना चाहिए, चाहे उसका दिल चाहे ना चाहे, मोटिवेशन हो या ना हो। क्योंकि मेरे उस्ताद कहते हैं कि जी बच्चे वो करते हैं जो उनको अच्छा लगता है और बड़े वो करते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। तो मोटिवेशन का मतलब यही है कि आज मेरा दिल चाह रहा है। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने ऐसी कौन-सी बात कर दी कि आपके साथ बच्चे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो सिस्टम जब आप बनाएँगे ना, तो उस सिस्टम को आप फ़ॉलो कर लें, चाहे आपका दिल चाहे, ना चाहे। आखिरी क्लास के अंदर हम यही बात करेंगे कि ये जो 6 पिलर्स मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, कौन-कौन से? आपका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक, आपका अपने साथ ताल्लुक, आपका अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक, आपका अपने करियर के साथ ताल्लुक, आपका
अपने दोस्तों के साथ और दूसरे जानने वालों के साथ ताल्लुक़, और आपका जनाब सोसाइटी के साथ ताल्लुक़। इन 6 एरियाज़ में आपने अपने, ये 6 आपके गोल्स हैं समझ लें। छोटे-छोटे से टारगेट्स हम अ, तय करेंगे कि आप ये वाले काम कर सकते हैं। जब आप वो वाले काम करना शुरू कर देंगे रोज़ाना की बुनियाद पे, तो आप देखेंगे कि महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में आपके अंदर इंशाल्लाह एक इम्प्रूवमेंट आएगी, एक बेहतरी आएगी, आप पहले से बेहतर मुकाम पर होंगे। सो ये है जनाब, अब कोई और मज़ीद सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से रमज़ान के स्पेशल लेक्चर्स में मुलाकात होगी या रमज़ान के बाद मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।